लोग पिछली क्लास में लॉ के बारे में पढ़ रहे थे, हमने बेसिक चीजें पढ़ना चालू कर दिया था। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ना भी चालू कर दिया था। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट का कानून कैसे क्या आया है भारत में। पहले तो जो वेदास वगैरह हैं उसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होते थे, फिर बाद में मुगल्स आए तो उस टाइम मोमेडियन लॉ के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनने लगे। इसके बाद फिर हमने देखा जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने कुछ कुछ जगह पे इंग्लिश लॉ अप्लाई किया था, जो उनके यहाँ पे ब्रिटिशर्स के वहां पे चलता था यूके में, वो अप्लाई किया था। बट फिर बाद में इन्होंने पूरे के पूरे देश में फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई किया 1872 में। ये जो कानून है ये बनाया गया है बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि उस टाइम की बात है जब ब्रिटिशर्स अपने यहाँ पे राज करते थे, तो उस टाइम पे बनाया गया है कानून और इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको पास किया था। फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये क्या है, अब इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्यों बनाया गया है ये मैंने वैसे आपको बताया जरूर था कि जो वादे होते हैं वो परफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि जब कोई प्रॉमिस करता है और तोड़ देता है तो उससे लॉस होगा और आगे भी चेन ब्रेक होते जाएगी। सो इसीलिए अगर मैं कहीं और से गुड्स लेके आ रहा हूं तो जो भी मेरा नुकसान हो रहा है वो फिर ये भरपाई करके मुझे देता है। इस प्रकार की चीजें लिखी हुई है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। सो मेन एम इज जो भी वादे किए जाएं, प्रोमिसेस परफॉर्म होंगे, वो जो भी वादे किए वो परफॉर्म होना जरूरी है। आपको मैंने वादा किया कि मैं टीचिंग की सर्विसेज दूंगा और मैं नहीं देता हूं, तो आपको एक कानून की सहायता लेने का अधिकार होना चाहिए। सो जितनी भी ऐसी चीजें हैं, अमेजोन से आपने कोई चीज खरीदे बट आपके घर पे आई नहीं, तो ऐसे केस में आपको एक्शन लेने का राइट होना चाहिए। सो ये सब जो है ये सब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कवर होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये सब। सो अपने यहाँ पे जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये मेन एक एक्ट में लिखा है जिसको हम बोलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये सबसे मेन कानून है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। सो द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गवर्न्ड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द फंडामेंटल एस्पेक्ट। फंडामेंटल मीन्स बेसिक, एकदम बेसिक एस्पेक्ट है ऑफ द मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल मीन्स बिजनेस, सो बिजनेस लॉ। सो बिजनेस लॉ का ये सबसे फंडामेंटल एस्पेक्ट है। इसीलिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जहां भी आप पहले अगर कोई भी बिजनेस लॉ पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो इंडियन नहीं, जहां पे आप पढ़ रहे हैं वहां का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बट ज्यादातर देश के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिमिलर भी हैं। ज्यादातर देश में क्योंकि अंग्रेजों ने बनाए हैं, सो बहुत सारे देशों में राज किया है। ऐसा बोला जाता था कि अंग्रेजों के साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता, क्योंकि एक जगह अस्त होगा तो कहीं ना कहीं उदय हो जाता था, इतना फैला हुआ था उनका साम्राज्य। सो इसीलिए ज्यादातर देश के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आप देखोगे ये इंग्लिश लॉ के हिसाब से बने हैं। इंग्लैंड में जो लॉ चलते हैं उस हिसाब से ही बने हुए हैं और इसीलिए सिमिलर टाइप के कानून अप्लाई होते हैं। सो मर्केंटाइल लॉ ये फंडामेंटल लॉ है। सबसे पहले कोई भी अगर बिजनेस लॉ पढ़ता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया जाता है। इसमें ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री से रिलेटेड बातें हैं कि जब भी ट्रेड होगा, बिजनेस होगा तो कैसे क्या हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 25 अप्रैल 1872 एंड चालू हुआ। अब एस्टेब्लिश हुआ दैट मींस इसमें कंसेंट वगैरह मिल गई, पार्लियामेंट में पास हो गया तो एस्टेब्लिश हो गया। बट चालू कब से किया गया था, 1 सितंबर से। सो 1 सितंबर 1872 से चालू हुआ था। द एक्ट एम्स टू डिफाइन एंड अमेंड एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। इट अप्लाइज टू द एंटायर इंडिया। पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से लागू होता है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब स्कीम ऑफ द एक्ट, ये सब आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, हम जो पढ़ रहे हैं ये आपको कुछ बेसिक चीजें हैं। एग्जाम में पूछने वाली चीजें हम आगे अभी पढ़ना चालू करेंगे। स्कीम ऑफ द एक्ट, स्कीम का क्या मतलब है, इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती है वो स्कीम कहलाती है। सो स्कीम का मतलब है व्हाट इज कवर्ड अंडर दिस। जैसे आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो आप बोलते हैं स्कीम में क्या क्या मिलेगा, तो वो स्कीम यानी क्या क्या उसमें है। यहां पे हम जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या है, हम इसको दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जो बेसिक चीजें लगती है, लाइक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे, परफॉर्म कैसे होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो कैसे क्या डैमेजेस क्लेम किए जाएंगे, ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं। सो इसको पहले हम डिवाइड करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के बनने से रिलेटेड, परफॉर्म होने से रिलेटेड, ब्रीच से रिलेटेड, डैमेजेस वगैरह क्या होता है, ये सब चीजें देखेंगे। इसके बाद इसी चैप्टर का, इसी एक्ट का दूसरा हिस्सा रहेगा स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं जिनको हमको यहां समझने को मिलेगा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना।
सो टू पे फॉर द लॉस, टू रीएम्बर्स द लॉस। जैसे इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। सो ये नुकसान की भरपाई करने की बात करते हैं। जैसे अगर मेरी कार का मैंने इंश्योरेंस कराया, कल चलकर अगर एक्सीडेंट हो जाता है और कार डिस्ट्रॉय हो जाती है तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी पैसा भरपाई करके देती है। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सो इंडेमनिटी में इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं जिसमें नुकसान की भरपाई कराई जाती है। बहुत डीप में हम ये चीज पढ़ने वाले हैं। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी में क्या होता है, एक व्यक्ति कोई लोन वगैरह ले रहा है, कोई उधारी पे गुड्स खरीद के ला रहा है और हम उसकी गारंटी दे रहे हैं। जैसे समझो आपको लोन चाहिए था, आप जाते हैं एक बैंक में, बैंक से आपने लोन लेके आए और बैंक ने बोला एक गारंटर लेके आओ, तो आप मेरे पास आते हैं, मैं बोलता हूं बैंक को कि हाँ इनको लोन दे दो, ये आपको लोन रीपे करेंगे, और अगर इन्होंने नहीं रीपे किया तो मुझसे पैसा ले लेना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। मैं यहां गारंटी दे रहा हूं कि आप पैसा पे करेंगे। सो मान लो आप अगर ए हैं, मैं बी हूं, तो बी इज गिविंग द गारंटी। मैं गारंटी दे रहा हूं कि ए विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी लोन लेके गया है वो लोन वापस करेगा, और अगर उसने नहीं पे किया तो मैं पे कर दूंगा। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये भी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ही होता है जिसको हम डीप में समझने वाले हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट का मतलब होता है जब हम चीज यूज करने देते हैं किसी को, जिसमें हम ओनरशिप नहीं दे रहे बट गुड्स का यूज करने का अधिकार दिया जा रहा है। जैसे आज मौसम बहुत अच्छा है, आप बोलते हैं अरे सर बहुत जबरदस्त मौसम है, आज मैं क्लास नहीं किए तो चलता है क्या? मैंने बोला ठीक है, आप इतने अच्छे स्टूडेंट है मेरे, मत करो आज, बंक करो, मैंने आपको अलाउ किया। आप बोलते हैं सर एक और बात, वो आप एक काम करो, आपके बाइक की चाबी दे दो, तो मैं थोड़ा घूम फिर के आता हूं, अच्छा सुहाना मौसम है, बाद में आपको मैं 1 घंटे में बाइक वापस लाके दे दूंगा। यहां मैं आपको बाइक यूज करने दे रहा हूं लेकिन ओनरशिप नहीं दे रहा, मैं भी आपको दे ही दूंगा क्योंकि अच्छे स्टूडेंट हो आप, तो मैं सोचता हूं चलो ठीक है ये लो चाबी लो, आप घूम फिर के आओ। ऐसे केस में इन एग्जांपल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, बट अगर मैंने आपको ऐसे यूज करने दिया हूं तो ये कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसमें आप गुड्स को यूज करेंगे और वापस कर देंगे, आप रख नहीं सकते उसको, ओनरशिप नहीं मिलती है आपको। सो ओनरशिप मेरी है, आप सिर्फ उसको यूज करके बाद में मुझे रिटर्न कर देते हैं। सो इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये भी हमको आगे पढ़ना है। सो ये कैसे क्या बनते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। प्लेज यानी गिरवी रखना। जैसे मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, तो मैं जाता हूं एक ज्वेलर के पास, मैं उसको मेरी गोल्ड की चेन रख के देता हूं, मैं बोलता हूं कि ये रखो, इसके बदले मुझे 1 लाख रुपए की उधारी दे दो। ये कहलाता है प्लेज। सो प्लेज में गिरवी रखते हैं हम चीजों को। सो चीज को गिरवी रखना ये प्लेज कहलाएगा। ये कैसा बनता है, इसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें होती है, ये हम समझने वाले हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी में क्या होता है कि हम जब भी कोई व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं हमारे लिए कुछ कार्य करने को, तो उसको हम एजेंट बोलते हैं। जैसे मुझे एक मकान बेचना था, मैं बोलता हूं कि भाई वो मकान है ना, वो मकान मुझे बिकवा के दे। सो एक एजेंट को अपॉइंट किया, मिस्टर ए को, वो बोलता है ठीक है मैं आपको सेल करा के देता हूं, वो बिकवा के देगा, उसके बाद मैं उसको जो भी काम किया उसके बदले कमीशन पे करूंगा। सो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें मैं किसी और को अपॉइंट कर रहा हूं मेरे बिहाफ पे कुछ काम करने के लिए। सो ये मकान बेचने का भी हो सकता है, कभी कोई गुड्स बेचने के लिए भी एजेंट हो सकता है, मैंने एक एजेंट को अपॉइंट किया कि मेरे गुड्स हैं बिकवा के दे दे। सो ये भी एजेंट रहेगा, इसको भी यहाँ कमीशन लेने का अधिकार रहेगा। सो इस प्रकार से बहुत सारे एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं जिनको हम यहां डीप में समझने वाले हैं। ये स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट ही हैं बट थोड़े अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। सो हम इनको भी समझेंगे, इसीलिए 2 हिस्से में इसको डिवाइड किया है। पहला जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जनरल प्रिंसिपल्स में सेक्शंस 1 to 75 अप्लाई होते हैं और फिर बाद में 124 से लेके 238 तक अप्लाई होते हैं स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। अब यहां पे 1 to 75, अब ये सेक्शन यानी क्या होते हैं तो अभी वैसे हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। सेक्शंस यानी क्या, तो एक हिस्सा है, सेक्शन का मतलब ही होता है हिस्सा, अगर हिंदी में आप देखो तो एक हिस्सा है वो। जैसे आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसको अलग अलग हिस्से में अगर डिवाइड कर दिया तो ज्यादा आसान हो जाता है। सोच के देखो, अगर सेक्शन वाइज नहीं लिखा होता कोई कानून, समझो कानून में कोई सेक्शंस वगैरह नहीं लिखे हैं और एकदम ऐसा पैसेज टाइप लिखा है, पूरा एक पैराग्राफ भर भर के कानून लिखा हुआ है, तो इसमें कितनी तकलीफ जाती किसी को बताने के लिए। समझो यहाँ पे एक जज है, जज के सामने केस आया, 2 वकील साहब हैं, दोनों जन अपने अपने जो पॉइंट्स हैं वो पेश कर रहे हैं।
तो वकील साहब अगर मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बुक खोलेंगे, वो बोलेंगे जज साहब पेज नंबर 32 में, फिर नीचे लाइन काउंट कर रहे हैं, लाइन नंबर 18 में ऐसा ऐसा लिखा है। अब मैं पेज नंबर 32 निकालूंगा, लाइन नंबर 18 देखूंगा, सो इसमें काफी तकलीफ जाएगी। और जरूरी भी नहीं सेम रहे, हो सकता है कि वकील साहब के पास एक छोटी सी बुक है, उसमें 32 पेज में कुछ लिखा है, बट मेरे पास 32 पेज में कोई और ही चीज लिखी है, सो यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, सीधा सीधा इसको सेक्शन में डिवाइड कर दिया, एक एक चीज को एक एक जगह लिख दिया। कॉन्ट्रैक्ट क्या है तो एक सेक्शन लिख दिया कि ये सेक्शन 2H है, इसमें ये लिखा है। सो ऐसे अलग अलग सेक्शन है, सेक्शन 1 2 3 4। अब अगर झगड़ा होगा और वकील साहब कुछ चीज मुझे बताना चाहते हैं तो उनको ये लाइन वगैरह काउंट नहीं करना है, वो सीधा बोलेंगे कि जज साहब देखो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके सेक्शन नंबर 36 में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, सीधा वो सेक्शन 36 कोट करेंगे। उनकी बुक में भी सेक्शन 36 में वही लिखा है जो मेरी बुक में लिखा होगा। सो एक यूनिफॉर्मिटी आएगी, ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग चीजें लिखी है अलग अलग बुक्स में। सो इसलिए इनको कभी भी सेक्शन वाइज कोट किया जाता है, लिखा जाता है, एक एक प्रकार की चीज एक एक सेक्शन में लिखी जाती है। तो सेक्शन 1 में कुछ होगा, 2 में कुछ और लिखा है, 3 में कुछ और लिखा है। सो सेक्शन मींस एक हिस्सा है वो। सो हर हिस्से में एक एक अलग अलग प्रकार की चीजें लिखी होती है। जैसे सेक्शन 2 है उसमें डेफिनेशन लिख दिए सब। सो सेक्शन 2 में जितनी भी पॉइंट्स होंगे सब जगह सेम ही रहेंगे। मेरे पास भी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें भी सेक्शन 2 में डेफिनेशन दिखेगी आपको, आपके पास जो रहेगा उसमें भी सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दिखेगी। तो यूनिफॉर्मिटी आना चाहिए, एक जैसा लिखा होना चाहिए, इसीलिए इनको सेक्शन वाइज लिखा जाता है। एंड साथ ही साथ उसको कोट करना काफी आसान हो जाता है। अगर हमने सेक्शन वाइज लिखा है तो किसी को अगर इन्फॉर्म करना है, बताना है, तो काफी इजी हो जाता है उसको ये चीज बताना। सो इसलिए सेक्शन वाइज लिखा होता है। सो यहां पे आप देखेंगे कि सेक्शन नंबर 1 to 75 दिया है। सेक्शन नंबर 1 to 75 ये डील करता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। फिर कुछ स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हैं जो 124 से चालू हो रहा है। फिर सो बीच में आपको गैप दिखेगी सेक्शन नंबर 76 से लेके 123 तक। ये गैप क्यों दिख रही है? पहले इसमें लिखा हुआ था सेल ऑफ गुड्स के बारे में, सेल ऑफ गुड्स का जो कानून है वो इसी में लिखा हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ था, तो उसका एक अलग से कानून नहीं बनाया गया था। बट 1930 में एक अलग कानून बनाया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और जब ये नया कानून बनाया तो इसमें लिखी हुई ये जो चीजें थी इनको हटा दिया गया है, इसको हम डिलीट कर चुके हैं। इसीलिए आपको अभी गैप दिखता है इन सेक्शंस में। सो बाकी आपको दिखेगा सब चीज वैसी की वैसी ही है, लेकिन बीच में गैप आ गया है, क्योंकि ये पॉइंट्स जो डील करते थे सेल ऑफ गुड्स से, उसका जब अलग कानून बन गया उसमें लिख दिया है, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां से उसको डिलीट कर दिया, इसीलिए गैप दिखता है। वैसे इसके बाद भी और सेक्शंस थे, 239 से लेके 266 तक के भी सेक्शंस हुआ करते थे। ये सेक्शंस डील करते थे विद द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से डील करते थे। सो पहले पार्टनरशिप का भी अलग कानून नहीं था, पार्टनरशिप से रिलेटेड भी जो चीज लिखी थी वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही लिखी हुई थी। बट 1932 में इनको लगा कि इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड लॉ बनाना चाहिए, और 1932 में इन्होंने एक अलग कानून बनाया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एंड यहां से ये वाले प्रोविजंस डिलीट कर दिए गए। सो 239 से 266 ये भी अभी इसमें नहीं है, पहले लिखा हुआ था, बट नाउ इट हैज आल्सो बीन रिपील्ड। इसको रिपील करना बोलते हैं या डिलीट करना भी बोल सकते हो आप आपके लेवल पे। सो सेक्शन 76 से 123 जो डील करते थे विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स वर रिपील्ड इन 1930, रिपील कर दिया, हटा दिया, एंड अ सेपरेट एक्ट कॉल्ड द सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाज एनेक्टेड। सिमिलरली सेक्शंस 239 to 266 रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, सो ये आगे के जो सेक्शंस थे जो पार्टनरशिप से डील करते थे, वो रिपील्ड इन 1932 व्हेन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज पास्ड। तो एक नया कानून बनाया और यहां से इसके प्रावधान डिलीट किए गए। सो ये हमको यहां फिर क्या क्या पढ़ना है अब एट प्रेजेंट? हमको पहले तो जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ना है 1 to 75, फिर स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है जिसमें नए प्रकार के अलग टाइप के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हम देखेंगे, इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज, एजेंसी, तो ये सब क्या होता है ये हम समझने वाले हैं। फिर क्या ये बाकी के ब्रांचेस ऑफ लॉ से अलग है? इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर ब्रांचेस ऑफ लॉ? तो आंसर इज यस। बाकी के कानून कैसे होते हैं? एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं, ऐसा बोल दिया तो ऐसे ही करना है। तो कुछ भी लिखा है, जैसे किसी ने चोरी किया तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, तो क्लियरली लिखा है तो वैसा ही होगा।
यहां पे ऐसा नहीं है, ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कानून। ये कानून क्या करता है, ये एक बेसिक फ्रेमवर्क बना देता है, उसके अंदर रहते हुए आप अपने खुद के रूल्स फ्रेम कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इसमें लिखा है कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे, तो एक व्यक्ति ऑफर देगा, दूसरा व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन इसमें एकदम ऐसा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं लिखे हैं कि कितने रुपए देना पड़ेगा, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। जैसे समझो मैं अगर प्रॉपर्टी बेच रहा हूं आपको, एक आप खरीदने को तैयार है, मैं बेचने को तैयार हूं, तो इसमें लिखा है कि कैसे क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो मैं ऑफर करूंगा, क्या आप मेरी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे हां, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बट इसमें फिर कितने रुपए लेना, कैसे पेमेंट करना, ये सब चीजें नहीं लिखी है। पैसा पहले देना कि बाद में देना, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। हम अगर चाहते हैं कि पैसा पहले दिया जाएगा एडवांस में, तो वैसा होगा। हम चाहते हैं इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देना, तो वैसा होगा। सो इसमें एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं लिखे हैं जैसे बाकी कानूनों में होते हैं। बाकी कानून स्ट्रिक्ट होते हैं, टैक्स में लिखा होगा कि ये टैक्स आपको ये तारीख तक भरना ही चाहिए, तो लिखा है कि इतने तारीख को भरना ही पड़ेगा। यहां ऐसा नहीं है, यहां पे एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है, उसके अंदर रहते हुए आप खुद के रूल्स डिफाइन कर सकते हैं। आप पार्टीज के साथ मिलकर जैसा डिसाइड करोगे वैसा अप्लाई होगा। तो इसीलिए ये बाकी के कानून से थोड़े अलग हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये अलग रहता है, उतना स्ट्रिक्ट कानून नहीं है। सो इज इट डिफरेंट, तो आंसर इज यस। इन द डायनामिक बिजनेस लैंडस्केप, डायनामिक यानी जो बदलते रहता है, कॉन्स्टेंटली बिजनेस करने के तरीके बदलते रहते हैं, एंड देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिफाइनिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज। अनलाइक अदर ब्रांचेस ऑफ लॉ, बाकी के ब्रांचेस की तरह नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ डज नॉट इंपोज न्यूमरस राइट्स एंड ड्यूटीज दैट द लॉ एनफोर्सेस। इसमें एकदम ऐसा स्ट्रिक्ट राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं है। Instead, it establishes the limiting principles within which the parties can create their own rights and duties. So सिर्फ एक लिमिट बना दिया, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है, उसके अंदर रहते हुए you can frame your own rights and duties. The Indian Contract Act codifies legal principles governing contracts, identifying the elements of valid contract. Contract कब valid होगा, कैसा होना चाहिए, ये सब लिखा होगा, and addressing various contractual relationships. Thus, we can conclude that it is different from the other branches of law. अब इस यूनिट में हम ये वाला जो चैप्टर है इसमें कुछ बेसिक एलिमेंट्स हम देखेंगे, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट की कुछ बेसिक बातें हमको ये वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। सो अब यहां से हमारी पढ़ाई चालू हो रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी तक हम जो देख रहे थे इट वाज ओनली, हाँ, इट वाज ओनली रिलेटेड टू द बेसिक्स ऑफ लॉ। लेकिन अब जो आगे जो दिया है ये अब एक्चुअल हमारा कोर्स का पैटर्न चालू हो रहा है, जो हमको पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहां से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिक जो है वो चालू हो रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये चीज भी डिफाइन की है। तो इसमें क्या बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में सेक्शन 2H बोलता है कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। पहले एक वर्ड यूज किया इसमें एग्रीमेंट, और फिर बोला है एनफोर्सिएबल बाय लॉ। सो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है ये। सो एन एग्रीमेंट ऐसा बोलना चाहिए, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, दो चीज आती है इसमें, इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो दो चीजें, एक एग्रीमेंट रहेगा और दूसरा एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ये क्या होता है ये दोनों को अब हम समझेंगे। सो इट हैज टू एलिमेंट्स, फर्स्ट एन एग्रीमेंट, सेकेंड लीगल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो एग्रीमेंट क्या है इसको समझते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करते वक्त इसके दो हिस्से हम करते हैं, एक होगा एग्रीमेंट और दूसरा होगा एनफोर्सिएबल बाय लॉ। सो एग्रीमेंट में क्या क्या आएगा, एग्रीमेंट में एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें एक व्यक्ति है, समझो मिस्टर ए, ये मिस्टर बी को पूछ रहे हैं क्या तुम मेरी कार खरीदोगे। एक कार है,
मिस्टर ए की, वो बेचना चाहते हैं, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 2 लाख रुपए में। सो ए जब बी को पूछ रहे हैं क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 2 लाख रुपए में, और बी बोलते हैं यहां पे हां, जैसे बी इसको हां बोलते हैं तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि एक एग्रीमेंट हुआ है। एग्री करने का क्या मतलब है, दैट मीन्स हां बोलना, जो चीज मैं करना चाह रहा हूं उसके लिए अगर आप भी हां बोलते हैं दैट मीन्स हम एग्री कर रहे हैं। सो एग्रीमेंट में दो खास बातें निकल के आती है। इसमें पहले ए ने कुछ पूछा, ए ने जो पूछा इसको हम एक नाम देते हैं ऑफर। ए ने ऑफर दिया, क्या तुम ऐसा करोगे, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 2 लाख रुपए में। सो ये एक ऑफर हो गया। अब बी बोलता है हां, तो ये जो हां बोल रहा है इसको हम एक नाम देते हैं एक्सेप्टेंस। इसने एक्सेप्ट किया। जब ये एक्सेप्टेंस करता है तो इससे क्या होता है, तो एक एग्रीमेंट क्रिएट हुआ। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, अभी हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, सिर्फ एग्रीमेंट की चर्चा कर रहे हैं अभी हम। सो ये एग्रीमेंट हुआ। एग्री करने का मतलब है जब दोनों जन एक चीज के बारे में हां बोल रहे हैं, दोनों जन कंसेंट दे रहे हैं कि हां मैं ऐसा करने को तैयार हूं, सो दैट इज कॉल्ड एज एन एग्रीमेंट। जैसे ही एग्रीमेंट किया, जैसे ही एग्री किया, तो यहां पे आप देखो प्रोमिसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो यहां दो प्रॉमिस क्रिएट हो गए। एक प्रॉमिस हो गया ए का, ए ने पूछा क्या तुम कार खरीदोगे 2 लाख रुपए में, और बी ने जैसे ही हां बोला, तो देयर इज वन प्रॉमिस बाय ए कि ए कार देगा, ये इसका वादा हो गया। अब वो मना नहीं कर सकता क्योंकि एग्री किया है। और बी का वादा हो गया कि वो पैसा देगा 2 लाख रुपए। सो दो प्रॉमिसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो एग्रीमेंट को भी इस प्रकार से डिफाइन किया है। एग्रीमेंट को डिफाइन करते वक्त बोला है एवरी प्रॉमिस, प्रॉमिस है ये, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। सेट यानी जब एक से ज्यादा है तो उसको सेट ऑफ प्रोमिसेस बोलेंगे। जैसे यहां पे एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस, दो प्रोमिसेस हैं एक दूसरे के बदले में। सो एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कंसिडरेशन का मतलब है बदले में, दोनों प्रॉमिस एक दूसरे के बदले में है। फॉर्मिंग कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब है बदले में, इन रिटर्न। सो एक के बदले में दूसरा। तो ये दोनों प्रोमिसेस को आप देखो, दोनों एक दूसरे के बदले में है। ए यहां पे जब कार दे रहा है तो क्यों दे रहा है, क्योंकि बदले में 2 लाख रुपए का वादा मिला है। बी 2 लाख रुपए क्यों दे रहा है, क्योंकि उसके बदले ए उसको कार दे रहा है। तो दोनों वादे एक दूसरे के बदले में हैं। ये कार देगा तो ये पैसा देगा, ये पैसा देगा तो ये कार देगा। सो दोनों प्रोमिसेस एक दूसरे के बदले में हैं। सो ये चीज भी डिफाइन की है एग्रीमेंट में। सो एग्रीमेंट को कैसे डिफाइन किया इन्होंने, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कंसिडरेशन यानी बदले में। सो एक दूसरे के बदले में है ये। सो ये अभी तो बेसिक देख रहे हैं हम, कंसिडरेशन पे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे अपन। अभी बेसिक पॉइंट्स में आपको बता रहा हूं, बाकी ये सभी पॉइंट्स पे पूरा डीप में हमको अभी चर्चा करना है। तो पहले बेसिक चीजें देख रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसी में और डीप में जाते जाएंगे। सो एग्रीमेंट में सबसे पहले तो दो जन हैं, दोनों जनों ने कुछ ना कुछ वादा किया है, प्रोमिसेस किए हैं। सो ये प्रोमिसेस से एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट के लिए हां बोलना भी जरूरी है, सिर्फ ऑफर से एग्रीमेंट नहीं होता, ऑफर के साथ में एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। अगर ए ने पूछा बी से क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 2 लाख रुपए में, और बी ने बोल दिया नहीं, तो कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि एग्रीमेंट होने के लिए हां बोलना जरूरी था। सो प्रॉमिस कब क्रिएट होते हैं, जब वो हां बोलेगा। अगर उसने नहीं बोल दिया तो कोई वादे निर्माण नहीं होते, कोई प्रोमिसेस क्रिएट नहीं होते। सो प्रोमिसेस जब क्रिएट होंगे तब एग्रीमेंट होगा। तो एग्रीमेंट मींस एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। फिर प्रॉमिस को और डिफाइन किया इन्होंने। प्रॉमिस हैज बीन डिफाइंड एज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल। So accepted proposal. A proposal when accepted then only it becomes a promise. जब A ने प्रपोजल दिया, ऑफर दिया, और B ने एक्सेप्ट किया तभी प्रॉमिस हुआ। इसने नहीं बोल दिया होता तो कोई वादा नहीं होता। वादे का निर्माण कब हुआ, when the proposal is accepted. So एक्सेप्ट करना जरूरी है उस प्रपोजल को। That means यहां पे ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों आना चाहिए। इसी को और आसान शब्दों में अगर मैं बोलूं तो देयर शुड बी एन ऑफर प्लस एन एक्सेप्टेंस। और ये कैसे हैं दोनों ऑफर एक्सेप्टेंस, एक दूसरे के बदले में है।
सो दोनों ही जो वादा कर रहे हैं एक दूसरे के बदले में, ए अगर कार दे रहा है तो बदले में 2 लाख मिल रहे हैं, बी 2 लाख रुपए दे रहा है तो बदले में कार मिल रही है। सो दोनों ही प्रोमिसेस एक दूसरे के बदले में हैं। सो एग्रीमेंट मींस प्रोमिसेस, पहली चीज ये डिफाइन किया है। सो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया। कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला है? कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अभी एनफोर्सिएबल बाय लॉ के ऊपर हम चर्चा करने के बचे हैं, अभी हम लोग एग्रीमेंट पे पहले चर्चा करेंगे। सो एग्रीमेंट होना जरूरी है, फिर बाद में हम देखेंगे एनफोर्सिएबल बाय लॉ का क्या मतलब होता है। इसको हम एक और नाम देते हैं लीगल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी। एक लीगल ड्यूटी क्रिएट होना चाहिए, तब जाके ही एक कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होता है। सो एक एक करके हम इसको भी समझेंगे, अभी हम पहले एग्रीमेंट पे चर्चा को अपने सीमित रखते हैं। सो एग्रीमेंट का क्या मतलब है? सो ये डिफाइन किया है। तो दो चीज हुई कॉन्ट्रैक्ट में, सबसे पहले देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंड इट शुड बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ये दो चीजें हैं इसमें। फिर एग्रीमेंट क्या है और लीगल ऑब्लिगेशन क्या है, दैट इज अ ड्यूटी। एनफोर्सिएबल बाय लॉ क्या है, ये दोनों को देखना है। तो पहले हम एग्रीमेंट पे चर्चा अभी कर रहे हैं। सो एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2E। सेक्शन नंबर्स आपको याद नहीं रखना है, सेक्शन 2H, सेक्शन 2E ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है। सो सेक्शन 2 में पूरी डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। सो सेक्शन 2 में H, E, बाकी भी बी देखेंगे हम आगे। सो ये आगे ही आएगा सेक्शन 2B। सो ये सब डिफाइन करते हैं एक एक वर्ड को। तो ये डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, बट उसके सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है, आप इतने सारे सेक्शंस याद नहीं रख सकते। सो उसकी कोशिश भी मत करना कि रटते बैठे हैं अपन सेक्शंस, तो वैसा नहीं करना है अपने को, ठीक है। तो समझने पे फोकस करना है आपको पूरी चीजें। सो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर एग्रीमेंट क्या है? तो ये डिफाइन किया है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। सेट यानी एक से ज्यादा। फॉर्मिंग कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का मतलब है बदले में। सो फॉर्मिंग कंसीडरेशन, बदले में, इसको हम बोलते हैं इन रिटर्न। एक दूसरे के बदले में दोनों जन वादा कर रहे हैं। फॉर ईच अदर इज कंसीडरेशन। सो इज एन एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. So दोनों वादे एक दूसरे के बदले में हैं। Now promise word has been again defined. So what is a promise? Promise को define किया, it is an accepted proposal. So a proposal when accepted becomes a promise. अगर accept करेंगे तभी वादा बनेगा, अगर accept नहीं किया तो promise नहीं create होता। So promise is defined as an accepted proposal. For because सेक्शन 2B says a proposal when accepted becomes promise. So एक proposal को जब accept किया जाएगा तब वो promise बनेगा। Thus an agreement is an accepted proposal. या हम ऐसा भी बोल सकते हैं agreement is offer plus acceptance, और ये दोनों offer acceptance एक दूसरे के बदले में होना चाहिए। That means it should also have a consideration. Consideration का मतलब होता है बदले में, एक दूसरे के बदले में है ये। So the process of definition comes down to this. An agreement comes into existence when one party makes a proposal. एक पार्टी प्रपोजल दे रही है या ऑफर दे रही है। प्रपोजल या ऑफर एक ही चीज है, आप दोनों यूज कर सकते हैं, या तो आप ऑफर बोलो या प्रपोजल बोलो। सो अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऑफर दे रहा है और दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तब जाके हम बोलते हैं एग्रीमेंट क्रिएट होगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो मना कर देता है, तो कोई एग्रीमेंट निर्माण नहीं होता। सो ए ने पूछा क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 2 लाख रुपए में, बी ने बोल दिया नहीं, तो कोई एग्रीमेंट नहीं बना। सो एग्रीमेंट बनने के लिए देयर शुड बी वन पार्टी हु इज मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर। सो एक पार्टी ऑफर दे रही है एंड द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी जो है, टू द अदर पार्टी, एंड द अदर पार्टी गिव्स हिज एक्सेप्टेंस। अदर पार्टी एक्सेप्टेंस दे रही है। सो दो जनों का होना अनिवार्य है। दो जन रहेंगे तभी जाके एक एग्रीमेंट होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। हम कभी खुद से एग्रीमेंट नहीं कर सकते। एग्रीमेंट के लिए दो लोगों का होना अनिवार्य है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो लोगों का होना अनिवार्य है। एक व्यक्ति खुद से कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता। सो जैसे आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, शर्मा सर ने बताया होंगे कि दो जनों का होना जरूरी होता है कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए। सो एंटिटी कॉन्सेप्ट समझाए होंगे, ट्रांजेक्शन बताए होंगे, तो सर ने बताए होंगे मैंने ये खीसे से पैसे निकाले, ये खीसे में डाले, ट्रांजैक्शन हुआ क्या? सो आपने बोला होगा नहीं, ऐसा हुआ होगा,
हुआ कि नहीं ऐसा एग्जाम्पल? सो बिल्कुल सेम यहां भी है कि मैंने एक हिस्से से पैसे निकाले, एक हिस्से में डाले, यहां से मोबाइल निकाला, यहां रखा, तो क्या मोबाइल बेच दिया क्या मैंने? सो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो जन चाहिए। मैं खुद ही अगर ये कार्य कर रहा हूं तो इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। सो दो जन का होना अनिवार्य है एग्रीमेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ट्रांजेक्शंस के लिए दो लोगों का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो मैं भी शर्मा सर से पढ़ा हूं इसलिए पता है मुझे, सर ये एग्जाम्पल देते थे, मेरे को आज भी याद है, इतनी गहरे तरह से छाप पड़ी है वो चीजों की एक्चुअल में। सो मेरे को पढ़ के जमाना हो गया। 16 जून 2005 की बैच में था मैं। सो सीए फाउंडेशन मेरा पहला कदम कैप्स में 16 जून 2005। सो 20 साल हो गए, तो इतने पहले से पढ़ा हुआ आज तक याद है, तो फर्क पड़ता है अच्छे टीचर से पढ़ने का। सो ये बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो क्लियर होती है तो फिर आगे कभी तकलीफ नहीं होती। और वो चीज देखो यहां भी काम आ रही, वो अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है, यहां भी काम आ रहा है। लेकिन कभी भी दो पार्टी का होना अनिवार्य है, एक पार्टी जो ऑफर देगी और अदर पार्टी जो उसको एक्सेप्ट करेगी। सो देयर शुड बी एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस, दोनों वादों को एक्सचेंज कर रहे हैं, एक कार देने का वादा कर रहा है तो दूसरा पैसे देने का वादा कर रहा है। सो देयर शुड बी एन एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस। देयर मस्ट बी टू और मोर पर्संस, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो लोगों में तो होगा ही एक एग्रीमेंट, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैं हूं, मेरी एक फ्रेंड है कियारा, मेरी एक फ्रेंड है दिशा, हम तीन जन मिलके अगर एक एग्रीमेंट बनाते हैं पार्टनरशिप, तो तीन जन के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है। सो एग्रीमेंट के लिए दो तो मिनिमम चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो इट कैन बी टू और मोर पर्संस, बट अकेला व्यक्ति कभी भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, so there should be an exchange of promises, there should be two or more persons to make an agreement because one person cannot enter into an agreement with himself। फिर एक चीज और होना चाहिए, इस पे भी हम बहुत डीप में चर्चा करेंगे। मैंने बताया था कुछ लेटिन फ्रेजेस आएंगे। देयर शुड बी कंसेंसस एड इडम। सो अब ये क्या है कंसेंसस एड इडम? दैट मीन्स जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे ही आगे वाला समझ रहा है, तो हम बोलेंगे देयर इज अ कंसेंसस एड इडम। इसी को दूसरे शब्दों में अगर हम बोले तो कंसेंट होना चाहिए। इस पे भी पूरा हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वैसे ऐसे वर्ड्स आएंगे कुछ कुछ जो हैरी पॉटर के स्पेल जैसे लगेंगे, जैसे हमने देखे थे आउडी आल्तरेम पार्तेम। सो ऐसे वर्ड्स आएंगे, पढ़े थे, रिवाइज करोगे तो याद भी हो जाएंगे, ऐसे उतने डिफिकल्ट नहीं है। शुरुआत में डिफिकल्ट जाएंगे लेकिन एक बार पढ़ोगे आप, एक दो बार रीड करोगे तो याद हो जाती हैं वो चीजें। ठीक है, सो कंसेंसस एड इडम का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, बाकी डीप में हम आगे समझेंगे। समझो मिस्टर ए मिस्टर बी को पूछते हैं क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 2 लाख रुपए में? अब दिक्कत यह है ए के पास दो कार है, एक है उसके पास समझो स्विफ्ट और एक है i10, दो कार है। ए बी को पूछ रहा है क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 2 लाख रुपए में? बी को लग रहा है कि ये स्विफ्ट बेच रहा है, जबकि ए के मन में है कि मैं i10 बेचूं। तो दोनों के मन में अलग चीजें हैं। अब यहां अगर बी हां बोल भी देगा, बी बोल रहा है हां मैं कार खरीदने को तैयार हूं, बट ए बेचना चाहता था i10 और ये खरीदना चाहता है स्विफ्ट, तो हम बोलेंगे हां बोलने के बाद भी यहां एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि एग्रीमेंट होने के लिए सेम चीज पे जब बात होगी तभी एग्रीमेंट होगा। मैं बोलता हूं कल 8 बजे आप मेरे साथ लंच पे चलेंगे, लंच तो ठीक हो गया, क्रिकेट खेलने चलेंगे क्या? मैं आपको पूछता हूं आप मेरे साथ 8 बजे क्रिकेट खेलने चलेंगे क्या? आपने हां बोल दिए। मैं सुबह के 8 बजे की बात कर रहा था, आप शाम के 8 बजे की बात कर रहे थे। सो एग्रीमेंट नहीं बनेगा यहां पे, क्योंकि मैं कुछ और बोल रहा हूं, आप कुछ और बोल रहे हैं। बिल्कुल सेम चीज यहां हो रही है कि ए पूछ रहा है क्या तुम मेरी कार खरीदोगे, उसने कार कौन सी है बोलना भूल गया, वो i10 बेचना चाह रहा है। बी बोलता है हां, जबकि बी के मन में i10 के बारे में विचार नहीं है, वो क्या सोच रहा था कि मैं स्विफ्ट खरीदूंगा। सो ऐसे केस में हां बोलने के बाद भी एग्रीमेंट नहीं बनता। एग्रीमेंट तब होगा जब दोनों जन एक ही चीज के बारे में एक ही प्रकार से सोचेंगे। अगर ए भी स्विफ्ट बेचना चाहता और बी भी स्विफ्ट खरीदना चाहता है तो हम बोलेंगे एग्रीमेंट है। अगर ए भी i10 ही बेचना चाहता है और बी भी i10 ही खरीदना चाहता है तो बोलेंगे एग्रीमेंट है। सो इसको हम बोलते हैं कंसेंसस एड इडम होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। सो दोनों जन एक चीज पे एक ही प्रकार से सोच रहे हैं तब ये होगा। अगर दोनों अलग अलग चीजें सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं होता। सो देयर शुड बी कंसेंसस एड इडम, दैट मीन्स कंसेंट।
उसी को आसान शब्दों में बोले तो देयर शुड बी बोथ द पार्टी शुड एग्री अपॉन द सेम थिंग ऑन द सेम सेंस। सो सेम चीज पे सेम प्रकार से इन्होंने सोचना चाहिए, तभी जाके हम बोलेंगे कि कंसेंट बन रही है, तभी जाके एग्रीमेंट का निर्माण होगा। अगर दोनों अलग चीजों के बारे में सोच रहे हैं तो यहां एग्रीमेंट क्रिएट नहीं होता। सो दोनों अलग चीज के बारे में सोच रहे हैं तो एग्रीमेंट विल नॉट बी क्रिएटेड। एग्रीमेंट के लिए देयर शुड बी कंसेंसस एड इडम, दोनों जन एक चीज पे एक ही प्रकार से सोचेंगे तब जाके एग्रीमेंट बनता है। सो ऐसा है। तो ये हो गया पहला पार्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। फिर एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट मींस एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। हर वादा एक दूसरे के बदले में जो किया जा रहा है वो कहलाएगा एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट मींस प्रोमिसेस। फिर प्रोमिसेस को डिफाइन किया है, प्रोमिस मींस एन एक्सेप्टेड प्रपोजल, क्योंकि जब एक्सेप्ट करेंगे तभी जाके तो वो प्रपोजल बनेगा, तभी जाके वो एक एग्रीमेंट बनेगा। मैंने मेरी फ्रेंड को पूछा क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी, उसने मना कर दिया तो एग्री नहीं किया। आपने आपकी फ्रेंड को पूछे क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी, उसने हाँ बोली, दैट मींस शी हैज एग्रीड। सो उसने एग्री किया आपके साथ। सो एग्रीमेंट का क्या मतलब है? हाँ भी बोलना जरूरी है, सिर्फ ऑफर से एग्रीमेंट नहीं होता। सो प्रॉमिस कब क्रिएट होगा? जब हाँ बोला जाएगा। सो जब आपने उसको पूछा और उसने हाँ बोली तब जाके प्रॉमिसेस क्रिएट हुए। आप बोल सकते हैं कि उसने प्रॉमिस की है कि कॉफी पीने जाएंगे। सो ये एक प्रॉमिस हो गया। प्रॉमिस के लिए हाँ बोलना जरूरी है। सो वही दिया है, तो प्रॉमिस आना चाहिए। प्रॉमिस फिर कैसे बनेगा? बाय एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल, एंड इसी को हम दूसरे शब्दों में बोले तो देयर शुड बी एन ऑफर एंड एन एक्सेप्टेंस। जो व्यक्ति ऑफर दे रहा है इसको हम एक नाम देते हैं ऑफरर। जो व्यक्ति को ऑफर मिलता है इसको हम बोलते हैं ऑफरी। सो ऐसे वर्ड्स जनरली यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। इनको प्रॉमिसर प्रॉमिसी भी बोलते हैं, सो ऑफरर ऑफरी भी बोलते हैं। सो ऑफरर जो ऑफर दे रहा है, ऑफरी जिसको ऑफर मिल रहा है, ठीक है। सो इसको ही बाद में जब ये एक्सेप्ट कर देगा तो इसको एक्सेप्टर भी बोलेंगे हम। सो क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। बट ऑफरी भी वर्ड यूज किया जाता है, तो ऐसे बहुत सारे जगह आपको ऐसे वर्ड्स दिखेंगे, ऑफरर ऑफरी, ट्रांसफरर ट्रांसफरी, पेयर पेई, डोनर डोनी। सो इस प्रकार के वर्ड दिखते हैं। डोनी धोनी नहीं, डोनी। सो ऐसे वर्ड्स आते हैं कई बार, ठीक है। तो लॉ में तो बहुत बार दिखेंगे आपको ये वर्ड्स। सो ऑफरर जो ऑफर दे रहा है, ऑफरी जिसको ऑफर मिल रहा है। ऑफर कैन बी बाय एनी पार्टी। जैसे अपन ने एग्जांपल एक तरफ से लिए, ए ऑफर दे रहा है क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 2 लाख रुपए में, और बी एक्सेप्ट कर रहा है। उल्टा भी तो हो सकता है, बी पूछ रहा है क्या तुम मुझे कार बेचोगे 2 लाख रुपए में, और ए हां बोले, ऐसा भी हो सकता है। तो ऑफर कैन बी बाय एनी पर्सन। सो जो ऑफर करेगा वो ऑफरर कहलाएगा। अगर बी ने ऑफर किया होता कि मैं कार खरीदना चाहता हूं तो बी ऑफरर कहलाता था, ठीक है। सो ऑफरर वो जो ऑफर दे रहा है, ऑफरी जिसको ऑफर मिला। सो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर एग्रीमेंट क्या है? सो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एक दूसरे के बदले में जो वादे किए जाते हैं वो कहलाते हैं एग्रीमेंट। फिर वादे क्या है? तो प्रोमिसेस को डिफाइन किया गया है एन एक्सेप्टेड प्रपोजल। जब प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा तब जाके प्रॉमिस क्रिएट होगा। जब प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ ही नहीं तो कोई वादों का निर्माण नहीं होता, कोई प्रॉमिस क्रिएट नहीं होते। सो अगर हम फाइनली एग्रीमेंट को तोड़ तोड़ के लाएं और फाइनल डेफिनेशन देखें तो ये निकल के आता है, एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो एक व्यक्ति ऑफर दे रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो तब जाके एग्रीमेंट का निर्माण होता है। फिर साथ में ये भी होना चाहिए कंसेंसस एड इडम। इस पे और चर्चा करेंगे डीप में, ये सभी वर्ड्स पे चर्चा करने वाले हैं। आप अगर अगले चैप्टर का नाम ही देखोगे तो उसका नाम है कंसीडरेशन। सो ये जो कंसीडरेशन वर्ड है इस पे हम और डीप में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगला चैप्टर ही है वो, तो उसमें काफी डीप में अपन ये वर्ड के ऊपर चर्चा करेंगे। इनफैक्ट ऑफर क्या है इस पे भी अभी काफी चर्चा बची है। इसी चैप्टर में ऑफर के ऊपर अपने को लगभग 2 क्लासेस लगेंगी, एक्सेप्टेंस पे अपने को एक पूरी क्लास लगेगी। सो ऐसा एक एक वर्ड के ऊपर अपन पूरे डीप में चर्चा करने वाले हैं। तो अभी हम बेसिक चीजें देख रहे हैं। ये वैसा है जैसे कि ट्रेलर है मूवी का। सो अपन ट्रेलर देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ किरदारों से थोड़ा जान पहचान बना रहे हैं कि हाँ अच्छा ये मूवी में ये है, ये हीरो है, ये हीरोइन है। सो ये हीरो हीरोइन अपन देख रहे हैं अभी, बाद में इनका क्या कैरेक्टर है, कैसे क्या ये काम करते हैं, तो ये सब कैसा अप्लाई होता है ये अपन आगे देखने वाले हैं।
तो इसी चैप्टर में हम बहुत डीप में अभी पढ़ने वाले हैं। इसी चैप्टर में आगे चल के हम पढ़ेंगे ऑफर क्या है। तो पहले तो ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो गया, फिर ऑफर क्या है इसके ऊपर खूब डीप में चर्चा होगी। ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, चल रहा है चल रहा है। फिर ये खत्म होगा तो एक्सेप्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इनके ऊपर भी अभी चर्चा बची है, ऐसा नहीं बस खत्म हो गया, ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। अभी चर्चा बची है। फिर इसके बाद कंसिडरेशन, फिर अदर एसेंशियल एलिमेंट्स वाला जो चैप्टर है उसमें ये कंसेंसस एड इडम के ऊपर और चर्चा होगी। वर्ड्स शुरू में हेवी लग सकते हैं बट आपको रीडिंग करते रहना है। मैंने आपको बताया था कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और रेगुलर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज जैसे जो पढ़ा आप घर जाके तुरंत उसको रिवाइज कर लोगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये हो गया एग्रीमेंट के बारे में। इसके बाद लीगल ऑब्लिगेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं, बाद में आगे की क्लास में देखेंगे लीगल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है लीगल ड्यूटी। एक ड्यूटी क्रिएट होना चाहिए, लीगल ड्यूटी क्रिएट होना चाहिए। अगर लीगल ड्यूटी क्रिएट होती है तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एग्रीमेंट तो है ही, साथ में लीगल ऑब्लिगेशन आना चाहिए। अब लीगल ऑब्लिगेशन यानी क्या मींस, अगर कोई व्यक्ति पूरा ना करे तो हम उसके अगेंस्ट कोर्ट जा सकते हैं, ये कहलाता है लीगल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन यानी ड्यूटी, आपकी ड्यूटी है अगर तो मैं वो क्लेम कर सकता हूं, आपकी जिम्मेदारी है तो मैं क्लेम कर सकता हूं। जैसे यहां पे देख लो, ए ने बी को पूछा क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 2 लाख रुपए में, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अगर कल चलकर ए कार नहीं देगा तो क्या बी कोर्ट जा सकता है, तो आंसर इज यस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है। बी अगर 2 लाख रुपए नहीं देगा तो क्या ए कोर्ट जा सकता है, तो आंसर इज यस। कार ले गया बट पैसा नहीं दे रहा तो ए कैन टेक एक्शन। दैट मीन्स दोनों की ड्यूटी क्रिएट हुई है। ए की ड्यूटी है कार देना, बी की ड्यूटी है 2 लाख रुपए देना। और ये जो दोनों ड्यूटी है ये कैसी है, लीगल ड्यूटी है। लीगल का मतलब ही है अगर वो पूरा ना करे तो हम कानून का इस्तेमाल करके उस पर एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि एग्रीमेंट कई बार ऐसे भी होते हैं जिसमें ड्यूटीज क्रिएट नहीं हो रही, एग्रीमेंट तो हो गया बट देयर इज नो ड्यूटी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं, अब भी थोड़ी देर पहले दिया था। आप अपनी फ्रेंड को बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी, ऑफर किया आपने, उसने हाँ बोला, एक्सेप्टेंस हो गया। अब कल शाम को 8 बजे का टाइम फिक्स हुआ था। 8 बजे आप पहुंच गए कॉफी पीने, सीसीडी में या स्टारबक्स में आप पहुंच गए, आप कॉफी पीने बैठे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं, वो आई नहीं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, हाँ बोली थी बट आई नहीं। अब बताओ आप क्या कोर्ट चले जाओगे क्या उसके अगेंस्ट कि इसने वादा की थी, अब तो कोर्ट में ही मिलेंगे, तो ऐसा थोड़ी होगा। यहां भी तो ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ, यहां भी एग्री हुआ, एग्रीमेंट हो गया, आपने ऑफर किए, उसने एक्सेप्ट की, बट वो अगर नहीं आती है तो क्या आप कोर्ट जा सक रहे हैं क्या, तो आंसर इज नो। दैट मीन्स एग्रीमेंट है बट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए देयर शुड ऑल्सो बी अ लीगल ऑब्लिगेशन। जैसे कार वाले एग्जाम्पल में हम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ये जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया था कॉफी पीने जाना, उसमें कोई कोर्ट नहीं जा सकते। आपको मैं बोलता हूं कल सुबह अपन क्रिकेट खेलने चलेंगे, आप आएंगे क्या, मैंने ऑफर किया, आप बोलते हैं हाँ मैं जरूर आऊंगा, अब आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसके बाद आप अगर कल सुबह नहीं आए तो क्या मैं आपके ऊपर एक्शन ले सकता हूं क्या मैं डायरेक्टली कोर्ट चले जाऊंगा क्या? नहीं, यहां पे एक्शन नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये सोशल नेचर की चीज हो गई, इसमें हमारा इंटेंशन कोई लीगल ऑब्लिगेशन का नहीं है। लीगल ऑब्लिगेशन जब तक नहीं आता तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, साथ में एक लीगल ड्यूटी आना चाहिए। मैं आप सबको बोलता हूं कि कल मैं रेडिसन ब्लू में पार्टी दे रहा हूं, आप सब आएंगे क्या? आप बोलते हैं हाँ सर जरूर आएंगे। कल मैं डिनर वगैरह का पूरा इंतजाम करता हूं और आप लोग नहीं आते, तो ऐसे केस में मैं आप पे एक्शन नहीं ले सकता। मैं कोर्ट जाके ये नहीं बोल सकता देखो मैंने इनके लिए डिनर रखा था, ये लोग नहीं आए, अब इनको जेल में डाल दो, ऐसा थोड़ी होगा। यहां पे एक्शन नहीं ली जा सकती। देयर वाज नो लीगल ड्यूटी, आपकी कोई लीगल ड्यूटी नहीं है कि आपको आना ही है। हाँ, यहां पे एक मॉरल ड्यूटी हो सकती है बट हम मॉरल ड्यूटी की बात नहीं करते, ऑब्लिगेशन लीगल होना चाहिए। मॉरल ऑब्लिगेशन हो सकता है कि नहीं सर ने बुलाया है तो जाना चाहिए, लेकिन जब तक लीगल ड्यूटी नहीं आएगी तब तक के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में 2 चीज होनी चाहिए। पहली चीज तो होनी चाहिए एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट ये तो इंपॉर्टेंट चीज है ही, साथ ही साथ देयर शुड बी अ लीगल ऑब्लिगेशन। एक होना चाहिए एग्रीमेंट और दूसरा होना चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन। ये दोनों जब रहेंगे तभी जाके हम लोग एक्शन ले सकते हैं। तो एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए
और एक लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। जब दोनों चीज मिलेगी तब जाके कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो कॉन्ट्रैक्ट दोनों को मिला के होता है, सो ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट में देयर शुड बी एन एग्रीमेंट एज वेल एज अ लीगल ऑब्लिगेशन। इस पे और काफी चर्चा बची है अभी, बट अभी समय नहीं है अपने पास, तो अपन अगली क्लास में इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। अभी काफी डिस्कशन इस पे बचा है। लेकिन अभी जितना पढ़े उतना आप एक बार घर पे रिवाइज करेंगे, और पहला चैप्टर भी रिवाइज करते रहो, क्योंकि कुछ वर्ड्स हैवी हैं। आप रीड करोगे तो वर्ड से फैमिलियर हो जाओगे और इजीली आपको समझ में आने लगेंगे। बाकी कोर्स में डिफिकल्टी कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा हैवी रहेगा वर्डिंग्स वगैरह, एंड बाकी कोर्स बहुत वास्ट है। बाकी एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आए। कोर्स बहुत ज्यादा है, वो एक तकलीफ है। इतना ज्यादा कोर्स है कि रिवीजन करने को टाइम नहीं मिलता। वो एक मेन प्रॉब्लम है। चलो, यहां अपन अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक ही बोल सकते हैं, कल पढ़ेंगे ना, क्योंकि तो पूरा थोड़ी हुआ है, टॉपिक आधे में अटका है अपना। बड़ा ब्रेक लेंगे, कल मिलेंगे और कल फिर अपन आगे की चर्चा करेंगे। चलो, थैंक यू।